हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था AWM पोस्ट के लिए फॉर द ग्रेड पे 4800 लेवल 8 इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट अगेन 70% कोटा रेगुलर सिलेक्शन, जिसका डेट ऑफ कंडक्शन है 14/9/2022। ठीक है, अभी रिसेंट मतलब 2-3 दिन पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके पेपर को हम रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो की लिंक जो है आप तक टाइमली पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। नेगेटिव मार्किंग्स है 1/3, और इसके अलावा जो भी रहता है इससे आप वाकिफ होंगे पूरी तरह से। 110 क्वेश्चंस है, 10 इंक्लूडिंग 10 ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चंस। इसमें 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग इज कॉल्ड अनिलिंग, क्वेंचिंग, सुपर कूलिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, बेसिकली जितनी भी मेथड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब क्या है, हीट ट्रीटमेंट मेथड है यहाँ पे। बेसिकली अगर हम प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग और क्वेंचिंग और हार्डनिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं जिनके बारे में आपसे अधिकांशतः पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो अगर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलिंग, सॉरी इसको क्वेंचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वेंचिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, क्वेंचिंग इज़ द राइट आंसर। क्वेंचिंग और हार्डनिंग। बेसिकली एनिलिंग की अगर बात करें, एनिलिंग क्या होता है? एनिलिंग मतलब होता है हीटिंग अ मेटल टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड देन कूलिंग एट अ रेट दैट विल प्रोड्यूस अ रिफाइंड माइक्रोस्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक मेटल को हीट किया। ठीक है, और इसके बाद उसको ओवन या फर्नेस में ही कूल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हो जाता है, मेटल का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीव हो जाता है, जबकि मटेरियल अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और मटेरियल अंदर से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली क्योंकि ओवन या फर्नेस में ही कूल होता है, इसलिए मटेरियल बहुत धीरे धीरे जो है तो कूल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग जो होता है वह टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है मेटल को कूल करने के लिए एयर कूलिंग का मीडिया यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजिंग जो होता है बेसिकली वह फेरस मेटल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेंचिंग या हार्डनिंग जो होता है वह क्या करता है, मटेरियल की हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी वियर प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। तो हार्डनिंग के लिए जो है तो मटेरियल में सफिशिएंट कार्बन और एलॉय कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्वेंचिंग मोड की बात करें तो ब्राइन जो होता है, ब्राइन इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, जिसको हम सॉल्ट बाथ क्वेंचिंग भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, फास्टेस्ट कूलिंग रेट होता है। ठीक है, तो क्वेंचिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग। ठीक है, मतलब मेटल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया और उसके बाद उसको सडन कूल कर दिया। ठीक है, तो जैसे मतलब एक तरह से अगर बात करें आप, तो जैसे आप ठंडी के टाइम पे नहा रहे हैं, बिल्कुल गर्म पानी में नहा रहे हैं, और एकाएक आपके ऊपर अगर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो आप एक तरह से अकड़ जाते हैं। तो वैसे ही होता है कि इसी केस में अगर हम बात करें तो मेटल के साथ भी यही है, उसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम क्वेंचिंग मोड की बात करें तो ब्राइन हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, या लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है
ठीक है। इसके अलावा क्वेंचिंग के 3 स्टेज होते हैं, वेपर स्टेज होता है, बॉइलिंग स्टेज होता है, कन्वेक्शन स्टेज होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेंचिंग मटेरियल को प्री हीट करते हैं तो टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है और फिर उसको कूल करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेम्परिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परिंग। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग है वो क्या होगा? क्वेंचिंग। देखिए 5 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे क्वेंचिंग के पीछे। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पेंट विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट। कोरोसिव रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्विक ड्राइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बिगेस्ट एनिमी ऑफ वेल्डिंग इज। तो एनिमी का अगर हम बात करें वेल्डिंग के लिए तो बिगेस्ट एनिमी वेल्डिंग का कौन है? मॉइस्चर है, ठीक है। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज़ ही किया जाता है वेल्डिंग में। सो मॉइस्चर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ वेल्डिंग। विच टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सेल। तो बेसिकली हार्डनेस टेस्ट, यूएसटी, डीपीटी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल के इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली यूएसटी की जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। पूछा जा रहा है इन वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी HAZ स्टैंड्स फॉर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HAZ का मतलब क्या है? यहाँ पे HAZ का मतलब होता है हीट अफेक्टेड जोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज हीट अफेक्टेड जोन, ठीक है। नेक्स्ट है के टाइप ब्रेक ब्लॉक्स आर। तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक्स कॉम्पोजिशन ब्रेक ब्लॉक्स, कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक्स इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज व्हाट? के टाइप ब्रेक ब्लॉक is a non-asbestos composite brake block and it has an average coefficient of friction is 0.25. Okay, so option number A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। ISO 3834 स्टैंडर्ड रेफर्स टू विच आर द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ISO स्टैंडर्ड्स को भी आप सभी को ही पढ़ के जाइए। ISO स्टैंडर्ड्स एग्जाम में आता है। तो ISO 3834 बेसिकली किसके लिए होता है? यह वेल्डिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? बेसिकली यह ISO 3834 डिफाइंस वेल्डिंग क्वालिटी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड, एलिमेंट्री, और बेसिकली यह बताता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS के लिए जो होता है बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए ISO 14001 होता है, 14001। इसके अलावा अगर एनर्जी मैनेजमेंट की बात करें तो 50,001 होता है, 50,001, ठीक है, ISO 50,001। इसके अलावा ISO 18,001 जो होता है वह हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। और OHSAS 18,001 अगर बात करें दैट मीन्स व्हाट? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। OHSAS काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे 5S टेक्निक वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री। सबको पता है 5S टेक्निक्स के बारे में, और 5S टेक्निक्स को बेसिकली जापान में डेवलप हुआ है यह टेक्निक। इसमें बेसिकली 5S के जो टर्म्स आते हैं सीरी, सीटॉन, सीसो, सिकेत्सु और सित्सुके, ठीक है। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सीरी का मतलब होता है बेसिकली शॉर्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन? शॉर्टिंग में आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट अनवांटेड थिंग्स। जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करो और सेग्रीगेट करो, किनारे करो। सिटॉन जो होता है वह सेट इन ऑर्डर होता है, नाम से पता है सिटॉन मतलब सेट इन ऑर्डर। तो इसका मतलब होता है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। जो भी चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो वहीं पे ही होनी चाहिए। इसके अलावा सीसो होता है, सीसो का मतलब होता है साइन।
ऑलवेज कीप वर्क प्लेस एरिया नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो शाइन, चमकते रहना चाहिए हमेशा, जो भी वर्क प्लेस का एरिया, वर्क प्लेस एरिया वो हमेशा चमकते रहना चाहिए। इसके अलावा शिकेत्सु जो होता है वह स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एट अ वर्क प्लेस, ठीक है। तो क्लीनलीनेस मेंटेन करना है आपको, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस। इसके बाद शित्सुके जो होता है दैट सस्टेन, सस्टेन रखो। तो 5S इज अ सेल्फ डिसिप्लिन एंड नीड्स कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो 5S बेसिकली क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक इंसान अपने आप में अपनी जो टीम है उसको डिसिप्लिन नहीं रखेगा तब तक उसमें कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा सिस्टम में। तो 5S टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान एक ग्रेट कंट्री है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ RRSK, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो RRSK के मीन्स राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। RRSK created in 2017-18 with a corpus of 1 lakh crore over a period of 5 years for critical safety related works, ठीक है। तो इसका मतलब है 20,000 करोड़ रुपए एक साल पर ईयर जो है खर्च करना है, और ऐसा 5 साल के लिए बनाया गया था ये कॉर्पस और फंड। ओके, सो इसका राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये भी बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स 1968। तो सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे आते हैं यहाँ पे, विथ रिगार्ड टू LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, which are the following is correct? Credited 20 days in a calendar year, credited 15 days in a calendar year, credited 10 days in a calendar year, none of the above। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज़ credited 20 days in a calendar year। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, what is provided in a tender to insulate both railways and tenderer from the effect of inflation? Rate variation clause, cost variation clause, price variation clause, amount variation clause। तो बेसिकली PVC दैट इज प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है इट इज़ अ प्रोवाइडेड इन अ टेंडर टू इंसुलेट बोथ रेलवेज एंड टेंडर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्लॉज होता है एक तरह से, प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर ऑपरेटिंग एन आइटम बाय मोर देन 150% ऑफ द एग्रीमेंट क्वांटिटी इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होगा फॉर ऑपरेटिंग एन आइटम बाय मोर देन 150% ऑफ एग्रीमेंट है क्वांटिटी इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए विद अ पर्सनल कॉन्करेंस ऑफ PFA दैट इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड पर्सनल सैंक्शन ऑफ GM। तो यहाँ से GM इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C दैट इज GM। नेक्स्ट है RTI एक्ट की बात की है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज RTI एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग विच ईयर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो RTI एक्ट पास हुआ है 2005 में। RTI एक्ट 2005 में पास हुआ, ठीक है, दैट इनएक्टेड ऑन 15 जून 2005 एंड प्रेसिडेंट असेंट किए हैं इसको 22 जून 2005 को, और यह इन्फोर्स हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें टोटल 31 सेक्शंस हैं और इसमें टोटल 2 शेड्यूल्स हैं, और सेक्शन 8 जो है वह एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सेक्शन 8 को ध्यान रखिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे स्टोर्स एंड सर्विसेज आर ऑर्डर्ड थ्रू GEM। फुल फॉर्म ऑफ GEM सभी को पता है, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसको लॉन्च किया है 9 अगस्त 2016 को, 9/8/16 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और इसने रिप्लेस करा है DGSND को, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ठीक है, 2016 में DGSND को जेम ने रिप्लेस कर दिया और यह लॉन्च हुआ कब, 9 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट है ISO 50001 स्टैंडर्ड रेफर्स टू। तो ISO 50001 की अगर बात करें, ISO 5001, दिस इज व्हाट इज नथिंग बट अ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन 16 मिनट में हमने देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी 16 क्वेश्चन जो हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें, बेल आइकॉन को हिट करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। साथ में अगर आपको मेरा किया हुआ वर्क अप्रिसिएबल लगता है तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें वह सुपर थैंक्स ऑप्शन पर क्लिक करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी स्टडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट।